वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज हम लाइट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दो बातें। पहली बात, आप लेक्चर के दौरान नोट्स कॉपी मत करिए क्योंकि नोट्स की फोटोग्राफ्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे फॉर्मेट में दी हुई हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बात, इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन पार्ट शायद ही आपको इस लेक्चर से ज़्यादा बेहतर कहीं और मिल पाएगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। बच्चों, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम सब जानते हैं लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ प्रूफ ये हैं कि वी बर्न फ्यूल टू प्रोड्यूस लाइट। हम सब फ्यूल बर्न करते हैं ताकि लाइट प्रोड्यूस हो। हम कोल बर्न करते हैं, वुड बर्न करते हैं, सन में हाइड्रोजन और हीलियम बर्न होते हैं ताकि लाइट प्रोड्यूस होती है। तो जब हम फ्यूल बर्न करते हैं तो फ्यूल के अंदर होता है केमिकल एनर्जी, ठीक है, जो उस फ्यूल के मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी जब आप उसे बर्न करते हो। और हम सब जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि हम एनर्जी को ना ख़त्म कर सकते हैं ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एंड हीट एनर्जी में। उसी तरह से सनलाइट हमें जो मिलती है, वी यूज़ सनलाइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर पैनल्स। हम सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ये सब आपने देखे भी होंगे, सोलर पैनल्स आप में से कईयों के घरों में लगे भी होंगे या आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। दिस इज सेकेंड पॉइंट। जो सन है अर्थ के ऊपर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऐसा क्यों? बिकॉज प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम द सन एंड कंडक्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आप सब जानते हो प्लांट्स प्रोड्यूस फूड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बचपन से आप पढ़ते हो। अब जो प्लांट फूड प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस से, वो फूड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? थोड़ा फूड इस्तेमाल होता है प्लांट के मेंटेनेंस में, प्लांट अपनी ग्रोथ भी करवाता है, ठीक है, और कुछ फूड स्टोर हो जाता है फ्रूट वेजिटेबल के फॉर्म में जिसे हम खाते हैं, उससे हमारा ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये सारा फोटोसिंथेसिस के ही कारण होता है। प्लांट का ग्रोथ, एनिमल्स का ग्रोथ, ठीक है, प्लांट का ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और एनिमल्स का उस ऑक्सीजन को लेकर के सर्वाइव करना इज ऑल डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब क्या होता है, जब प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड हो जाते हैं और बरी हो जाते हैं अर्थ के अंदर, तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यही प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसल फ्यूल्स के अंदर, ठीक है, और यही फॉसल फ्यूल्स हम इस्तेमाल करते हैं हमारी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन अर्थ। इसके साथ ही बच्चों मैं दो एग्जांपल्स और आपको देता हूं। जैसे विंड एनर्जी है, आप सब जानते हो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कहीं पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, कहीं पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है और उसके कारण विंड ब्लो करती हैं। इसका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस सन पे भी होता है, ठीक है, बिकॉज जैसे सन कहीं पे अगर ज़्यादा तेज शाइन करता है तो वहाँ की लैंड हीट अप हो जाती है, हीट अप हो जाती है तो वहाँ की एयर गर्म होकर ऊपर चली जाती है। जब वहाँ की एयर ऊपर चली जाएगी तो वहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। अब उस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए अगल बगल की हवाएं उस तरफ दौड़ेंगी और इस तरह से हवाएं चलती है और उस हवा का इस्तेमाल आप विंड मिल्स को चलाने के लिए करते हो और उससे इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हो। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। आप जानते हो वाटर साइकिल इज़ ड्यू टू सन। तो वाटर फ्लो क्यों कर रहा है? सन की ही वजह से, ठीक है। कहीं पे इवेपोरेशन हो रहा है, कहीं पे बारिश हो रही है और वाटर फ्लो कर रहा है इधर से उधर, तो उस वाटर का इस्तेमाल करके आप अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स चलाते हो। तो इस तरह से आप ये इन्फर कर सकते हो कि सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा चैप्टर है लाइट। लाइट के बारे में कुछ और बातें, उसकी स्पीड और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स लाइट के बारे में देखते हैं। बच्चों, आप सब जानते होंगे द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज अबाउट दिस मच किलोमीटर्स। आप इसको बोलो तो दिस इज 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर्स। इट्स अ ह्यूज नंबर,
ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ के आसपास, 15 करोड़ किलोमीटर्स के आसपास दूरी है हमारे अर्थ से हमारे सन के बीच में। इसको आप 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हो, 1 AU भी बोला जाता है इसको, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU, 1 AU बोला जाता है अर्थ और सन के बीच की दूरी को। और सोलर सिस्टम में कई सारी डिस्टेंसेस, कई सारी दूरियां इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के टर्म्स में नापी जाती हैं, जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के टर्म्स में नापी जाती हैं। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में। और आपको पता है लाइट टेक्स जस्ट 8 minutes and 20 seconds टू रीच अस फ्रॉम द सन। लाइट को इतना किलोमीटर ट्रैवल करने में सिर्फ 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। अगर आप अब भी इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर आप पूछो कि ये कितना होता है, इट इज़ अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। कैन यू इमेजिन 3 लाख किलोमीटर्स? अगर आप बोलो दिल्ली टू लखनऊ कितना डिस्टेंस है, तो दिल्ली टू लखनऊ इज अबाउट 500 किलोमीटर्स। 500 किलोमीटर्स, और आप 500 का डबल करो 1000, उस 1000 का 100 गुना करो इज 1 लाख, उस 1 लाख का 3 गुना करो इज 3 लाख। तो 3 लाख किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकती है लाइट जस्ट इन 1 सेकेंड। आप जानते हो 1 सेकेंड कितना होता है? तो इमेजिन करो 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड है लाइट की। इजंट इट एन अमेजिंग फैक्ट? ठीक है, तो लाइट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू स्टडी। अब एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है, हाउ आर वी एबल टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस? हम अपने चारों ओर की दुनिया देख कैसे पाते हैं? ठीक है, तो ये भी लाइट का एक फिनोमेना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों, जब भी वेन एवर लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, ठीक है, तो 3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। 3 फिनोमेनाज मे हैपन। या तो रिफ्लेक्शन होगा, जिसको कि आप परावर्तन कहते हो, रिफ्लेक्शन, नहीं तो रिफ्रैक्शन, जिसको कि आप ट्रांसमिशन या अपवर्तन भी कहते हो, या फिर एब्जॉर्प्शन होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब जैसे ये हमारी एक बॉडी है, ठीक है, अगर आपको साफ साफ दिख रहा है, ये हमारी एक बॉडी है, ठीक है, दिस इज आप बॉडी। अब इस बॉडी पर लाइट रे आ रही है, टकराती है, और जिस मीडियम से आई थी, ये हवा है, ये बॉडी है, हवा से आई थी, इस मीडियम पर टकराती है और वापस उसी मीडियम में चली जाती है। ठीक है, किसी मीडियम से लाइट आती है, बॉडी पे टकराती है और वापस उसी मीडियम में चली जाती है। इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, जब लाइट किसी बॉडी पे टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाए, ऐसे फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सेकेंड इज रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन या अपवर्तन। इसमें क्या होता है, लाइट रेज आके बॉडी से टकराती हैं और उस बॉडी के थ्रू पास करके दूसरी तरफ निकल जाती हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट रे आके बॉडी पे टकराती हैं तो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में नीचे आके बॉडी के अंदर घुस जाती हैं और ट्रांसमिट होके आर पार निकल जाती हैं। ठीक है, इस फिनोमेना को ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये सेकेंड फिनोमेना है जो हो सकता है, या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा। और तीसरा फिनोमेना है एब्जॉर्प्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, आप सब जानते हो, आप कोई भी चीज़ को धूप में रख दो तो थोड़ी देर बाद जब आप उस चीज़ को टच करते हो तो वो चीज़ हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब वो गर्म कैसे हो गई? अगर सिर्फ ये 2 फिनोमेना होते, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो कोई बात नहीं थी। लेकिन एब्जॉर्प्शन भी होता है, वो बॉडी कुछ सनरेज की जो गर्मी है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको अपने अंदर समेट लेती है, उसको ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट नहीं होने देती। तो एब्जॉर्प्शन फिनोमेना के कारण बॉडी हीट अप हो जाती है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और सनरेज में पहले से ही थोड़ी बहुत हीट मौजूद रहती है। तो ये सारे फिनोमेनाज होते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये वाला डायग्राम थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ। जब ये रिफ्रैक्शन होता है या ट्रांसमिशन होता है तो क्या होता है, आप थोड़ा सा देखिए, हम इसको आगे फिर से ढंग से पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। लाइट रेज जब आती है बॉडी पे टकराती है तो उसका इंटेंडेड रास्ता ये होता है, मतलब अगर ये बॉडी यहाँ नहीं होती तो लाइट सीधे सीधे इस रास्ते पे चली जाती।
ठीक है, लाइट सीधे सीधे आके इस रास्ते पे चली जाती। मगर बॉडी के कारण होता क्या है, लाइट अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज करती है, वो थोड़ा सा डिविएट होती है अपने ओरिजिनल रास्ते से। और अगर ये वाली बाउंड्री, नीचे वाली बाउंड्री बॉडी की ना होती तो लाइट इस रास्ते पे चलती। लेकिन क्या होता है, जब वो इस बाउंड्री लाइन पे पहुंचती है और फिर से वापस मीडियम चेंज करती है तो फिर वो अपना रास्ता बदलती है। लाइट जब जब मीडियम चेंज करती है, यहाँ एयर था, फिर मान लीजिए ग्लास है या वाटर है, फिर कुछ और मीडियम है, तो जब जब मीडियम चेंज करती है लाइट, तब तब वो अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज करती हुई आगे चलती है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन फिनोमेना। तो ये 3 टाइप के फिनोमेनाज होते हैं जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे फॉल करती है। बेस्ड ऑन हाउ मच ऑफ द अबव 3 फिनोमेनाज हैपन इन अ बॉडी, वी क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। अब ये 3 शब्द आप बचपन से पढ़ते हो। ट्रांसपेरेंट बॉडीज वो होती हैं जिनके थ्रू लाइट 100% क्रॉस कर जाती है, आर पार हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी बॉडीज में क्या होगा, ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 100%। रिफ्लेक्शन 0 के बराबर। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन भी ना के बराबर। तो ऐसी बॉडीज़ जो बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छी ट्रांसमिशन करती हैं लाइट की, ऐसी बॉडीज़ को ट्रांसपेरेंट बॉडीज़ बोलते हैं। अगर 100% ट्रांसपेरेंट बॉडी की बात करी जाए तो एयर 100% ट्रांसपेरेंट है। और जो भी बॉडी 100% ट्रांसमिशन करती है या 0% रिफ्लेक्शन करती है, आप उस बॉडी को देख ही नहीं सकते। ठीक है ना, वो बॉडी के थ्रू आर पार होके लाइट निकल जाएगी और आपको वो बॉडी दिखेगी भी नहीं। आपने कई बार एग्जाम्पल्स देखे होंगे, कोई बर्ड है वो एकदम से जाके ग्लास की शीट पे टकरा गई। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ग्लास का पैनल इतना ट्रांसपेरेंट था कि लाइट उसके थ्रू आर पार हो जा रही थी और उस बर्ड को पता ही नहीं चल रहा था कि वहाँ पे ग्लास है। तो जब भी कोई बॉडी 100% ट्रांसमिशन करे या 0% रिफ्लेक्शन करे, वो बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ट्रांसलूसेंट क्या होती है, ऐसी बॉडी जो मैक्सिमम पार्ट, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट ट्रांसमिट करे बट 100% नहीं। ठीक है, ऐसी बॉडीज थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन भी करती हैं। आपकी जो खिड़कियों में ग्लास लगा रहता है, आप उसे देख पा रहे हो क्योंकि वो ग्लास कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को। अगर वो 100% ट्रांसपेरेंट होता तो आप उस ग्लास को नहीं देख पाते, बट आप उस ग्लास के आर पार थोड़ा बहुत देख लेते हो क्योंकि वो थोड़ा बहुत लाइट को ट्रांसमिट भी कर रहा है। ऐसी बॉडीज को ट्रांसलूसेंट बॉडीज बोलते हैं। बाकी बॉडीज जो कि बिल्कुल भी ट्रांसमिशन नहीं करवाती हैं अपने थ्रू, ऐसी बॉडीज को ओपेक कहते हैं। ओपेक बॉडीज काफ़ी अच्छी रिफ्लेक्शन भी करती हैं और काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी करती हैं। ठीक है, ओपेक बॉडीज, बट इनका ट्रांसमिशन, ओपेक बॉडीज का ट्रांसमिशन 0 होता है। अब if a body shows 0% reflection, that is air, and 100% transmission through it, we are not able to see that body। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक और फैक्ट, why are we able to see the world around us? ये क्वेश्चन जो हमारा था, how are we able to see the world around us, इसी क्वेश्चन का आंसर अब देखिए। We are able to see the world around us only due to reflection of light। क्योंकि नेचर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से एक फिनोमेना होता है जिसको कि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक फिनोमेना होता है नेचर में, इसी कारण से हमें अपने चारों ओर की दुनिया दिखाई देती है। अब ये होता कैसे है, आप देखो, जब लाइट किसी सोर्स से, अब सोर्स 2 टाइप के हो सकते हैं। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन है, आप सब जानते हो, सन, स्टार्स। एंड मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट कौन है, आपके रूम का बल्ब, ठीक है, ट्यूबलाइट, CFL, LED, ये सब। तो व्हेन लाइट फ्रॉम अ सोर्स फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है ये लाइट, तो क्या होता है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, वो उस ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है। 100% पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, नहीं, ज़रूरी नहीं है, बट रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ पार्ट का होता है। ठीक है, आपके चारों ओर की चीज़ें जो हैं वो कुछ ना कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करती हैं। फिर दिस रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ लाइट इज रिसीव्ड बाय आवर आइज एंड सो वी सी द वर्ल्ड। अब क्या होता है, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ लाइट जो किसी बॉडी से टकरा के वापस आई, अब इसको हम अपनी आइज से देखते हैं। ठीक है, ये हमारी आइज में जाती हैं और तब हमें दिखता है कि हाँ, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, आप ये मत समझो कि बिकॉज वी हैव आइज देयरफॉर वी आर एबल टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस, बिकॉज देयर इज लाइट देयरफॉर वी आर एबल टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। बिकॉज आइज तो हमारे पास रात में भी होती हैं, जब हम लाइट्स ऑफ कर देते हैं तब हमें अपने चारों ओर की दुनिया नहीं दिखाई देती है।
बिकॉज उस वक्त क्या चीज़ एब्सेंट होती है, लाइट एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इफ़ देयर इज़ नो लाइट इन द रूम तो कोई रिफ्लेक्शन का फिनोमेना नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, और इस वजह से डिस्पाइट ऑफ हैविंग आईज वी आर नॉट एबल टू सी द वर्ल्ड। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें अपने चारों ओर की दुनिया दिखाई देती है। तो ये लाइट का फिनोमेना बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है बच्चों, जो हमने यहाँ पर इस क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन से शुरुआत करते हुए इस चैप्टर में और अंदर जाएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो होप यू लाइक द लेक्चर। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।